रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, सपोज करो इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। बॉडी है, उसका मास m है, रेडियस r है। रेडियस r है, मास जो है m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। और ये इस तरह से रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है। ये रफ है। और इसका इंक्लिनेशन, ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है, इंक्लाइन का। और ये रफ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये नीचे की तरफ सरकेगा, एक्सेलरेट होगा, बिकॉज ऑफ ये फोर्स जो इस पे लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, इस तरह से mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो अब यहां से ये स्लाइड करेगा, सरकेगा। तो इस स्लाइडिंग से बचाने के लिए फ्रिक्शन जो है आ जाएगा यूं, ठीक है, एफ। ठीक है, एफ मैंने ऐसे मान लिया कि यहां से स्किडिंग होता, स्लिपेज होता, तो उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन आ गया ये। ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क दे देगा इसको इस तरह से, ऐसे इसको रोटेट करा देगा। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा करा देगा, क्योंकि इसका टॉर्क जो है, इस फ्रिक्शन का टॉर्क जो है सेंटर के अबाउट वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और ये mg साइन थीटा जो है इस तरह से, mg साइन थीटा और ये फ्रिक्शन है, इन दोनों का जो कंबाइंड ये होगा रिजल्टेंट, उसके कारण जो एक्सेलरेशन है इस तरह से डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन हो रहा है, और इस तरह से तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। ठीक है। अब जो है तुम्हारा इसका रोलिंग हो रहा है, यानी कि मतलब रोल कर रहा है, स्लिपेज नहीं हो रहा है। तो अगर प्योर रोलिंग कंडीशन होगा तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, राइट। ये पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है क्या हो जाएगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन के कारण इस तरह से आएगा ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण जो आएगा आर अल्फा वो यूं। और चूंकि नो स्लिपेज है, नो स्लिपेज है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन, ये पॉइंट जो है इसको मैं बोल देता हूं चलो P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ये सेंटर वो, ठीक है। तो AP इक्वल टू 0, क्योंकि तुम्हारा मैं प्योर रोलिंग ले रहा हूं। AP 0, यानी AP क्या है तुम्हारा A माइनस आर अल्फा, दैट इज इक्वल टू 0, और A इक्वल टू आर अल्फा। ट्रांसलेशनल और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन आ गया, इसको मैंने बोल दिया चलो A। ठीक है, अब चलो अब इस केस में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा लग रहा है और f लग रहा है। और जो ये mg cos थीटा लगेगा वो मतलब इसके सेंटर से पास करेगा, ये mg cos थीटा, ओ सॉरी mg cos थीटा नहीं, n नॉर्मल रिएक्शन है ये। mg cos थीटा तो नीचे होगा, ये तुम्हारा एक सेकेंड, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है n, और mg cos थीटा यूं नीचे की तरफ लगेगा, mg cos थीटा। क्योंकि अब देखो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कोई एक्सेलरेशन हो नहीं सकता है, नहीं तो ये धंस जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो तुम्हारा n जो है ये mg cos थीटा
के बराबर होगा। लेकिन अब F इक्वल टू म्यू एन मत बोल देना, क्योंकि रोलिंग का फ्रिक्शन तुम डिराइव करके निकालते हो, तुम सीधा सीधा F जो है नॉट इक्वल टू ये म्यू एन नहीं लिखोगे, क्योंकि ये केस ऑफ रोलिंग है, रोलिंग में तुम डिराइव करके निकालते हो। ठीक है, अब चलो तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, mg साइन थीटा माइनस एफ। अगर मैं ये लिखूं, ट्रांसलेशनल मोशन देखूं डाउनवर्ड्स, mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू ma। समझ गए यहां तक? हाँ सर। ये तुम्हारा, चलो इसको b बोलो। अब एंगुलर एक्सीलरेशन देखो, सेंटर के अबाउट अगर एंगुलर एक्सीलरेशन देखेंगे तो सेंटर के अबाउट कौन सा फोर्स एंगुलर एक्सीलरेशन, कौन सा फोर्स का टॉर्क होगा? mg sin थीटा का टॉर्क नहीं होगा, नॉर्मल का टॉर्क नहीं होगा, mg cos थीटा का टॉर्क नहीं होगा, जो भी टॉर्क है वो फ्रिक्शन का टॉर्क है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क जो है Fr, तो तुम्हारा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा भी है, तो Fr इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे, राइट। और आई तुम्हारा इसके अबाउट है, सेंटर मास के अबाउट है। समझ रहे हो बात को? यहां तक समझ में आया? हाँ सर। अब जो है तुम्हारा ए बी सी यूज करके तुम एफ का वैल्यू निकाल सकते हो। क्योंकि ए और अल्फा में एक रिलेशन है तुमको, ठीक है। तो यहां पे तुम जो है ए इक्वल टू, पहले ए निकालते हैं, ए का वैल्यू जो है निकालते हैं, यूज बी। तो पहले हम ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो b जो है तुम्हारा mg साइन थीटा माइनस एफ, एफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई अल्फा बाय आर। ये हो गया एफ, दिस इज इक्वल टू एम ए। अब तुम्हारा अल्फा क्या है, ए इक्वल टू आर अल्फा है, ए इक्वल टू आर अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू ए बाय आर हो जाएगा, तो ए बाय आर वहां रख दो। तो तुम्हारा एम ए प्लस आई अल्फा बाय आर, आई बाय आर अल्फा हो जाएगा ए बाय आर, बी एन सी। ठीक है, ए भी यूज ही कर ही रहे हो तुम, मतलब बी एन सी इन ए, बी एन सॉरी नहीं, बी एन ए एन सी तीनों यूज कर ही रहे हो, तो वहां से तुम ये यहां पहुंच गए। ब्लू ही लेके चलो, तो यहां से ए वाला टर्म सब एक जगह लेके आ जाओ, ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, एम जी साइन थीटा माइनस, हाँ दिस इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए तुम्हारा हो जाएगा एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और इस तरह से तुम ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन जो है रोलिंग के केस में, रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन के केस में एम जी साइन थीटा बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर ये आ जाएगा। या तुम एक काम कर सकते हो, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये ए तुम्हारा इतना आ गया, ए इक्वल टू और m से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो यही तुम्हारा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आएगी बात? एक्सेलरेशन इतना होगा। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैंने बताया था एफ नॉट इक्वल टू म्यू एन होगा, तो एफ का वैल्यू जरा निकालते हैं। तो एफ तुम्हारा
क्या था, बी से देखो, एफ इक्वल टू आई अल्फा बाय आर था, ठीक है। तो एफ इक्वल टू आई अल्फा बाय आर, नहीं सी, सी था ना ये, यूज सी। आई अल्फा बाय आर, और अल्फा क्या था तुम्हारा, ए बाय आर, तो आई ए बाय आर स्क्वायर हो गया। अब ए का वैल्यू ऊपर से लेके डाल दो इसमें, तो आई बाय आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये m है। तो आई बाय आर स्क्वायर, ऊपर में तुम जी साइन थीटा रखो, और ये एम आर स्क्वायर प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। अब ये एम आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आई इंटू एम आर स्क्वायर जी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू आई प्लस एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया। अब आई को नीचे लेके आ जाओ, तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। तो फ्रिक्शन का तुम्हारा यही वैल्यू हो जाएगा रोलिंग में। समझ में आई बात? एफ सीधा तुम्हारा म्यू एन नहीं होगा, फ्रिक्शन का तुम्हारा जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आएगा, तो एफ का ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का तुम डिराइव कर लिए, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन डिराइव कर लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी से निकल के आ जाएगा, क्योंकि ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक है। तो यहां से तुम दोनों चीज निकाल लिए। तो अब एक चीज बताओ कि फ्रिक्शन तुम्हारा इतना आया है कि दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर रोलिंग। अगर तुमको ये आ गया कि ये तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर रोलिंग है, तो अगर तुमसे पूछे कि मिनिमम कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो कि रोलिंग अकर हो, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर रोलिंग क्या होगा, कैसे निकालोगे? तुमको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इतना है, अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, एफ मैक्स जो है तुम्हारा यही ना हो सकता है म्यू एन के बराबर, बोलो हाँ कि ना? मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इतना ही है ना जी? हाँ। मैक्स अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा इतना ही है। तो ये जो फोर्स रिक्वायर्ड है, ये जो फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स रिक्वायर्ड है, ये मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तभी वो उतना उसको फ्रिक्शन फोर्स दे पाएगा, इतना फ्रिक्शन फोर्स। अगर इतना नहीं दे पाया तो क्या होगा, स्किडिंग होगा, स्लिपेज हो जाएगा, रोलिंग नहीं हो पाएगा, प्योर रोलिंग नहीं होगा, स्लिप करेगा। समझ रहे हो? समझ में आ रही बात? हाँ। तो एफ मैक्स इक्वल टू तुम्हारा म्यू एन क्या था, एम जी कॉस थीटा था ना जी? दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ फॉर रोलिंग, एफ रोलिंग, ठीक है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ रोलिंग, क्योंकि ये तुम्हारा मैक्सिमम अवेलेबल है और इससे कम होना चाहिए रिक्वायर्ड। रोलिंग एफ रोलिंग कितना है तुम्हारा, एम जी साइन थीटा बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। अब ये एम जी कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा बाय एम जी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। mg tan थीटा।
नहीं, टेन थीटा, mg तो कट गया। ओ हाँ। तो यही हो गया तुम्हारा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इतना होना चाहिए इसके बराबर। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, तो ये तुम्हारा मिनिमम इतना होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो तुम्हारा प्योर रोलिंग नहीं होगा, स्लिपेज हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो, थीटा जैसे जैसे जब बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा उसको ट्रांसलेशनल फोर्स जो है उसको नीचे सरकाने वाला है, ट्रांसलेशनल एसिलेशन उसका बढ़ता जाएगा। ट्रांसलेशनल एसिलेशन बढ़ेगा तो तुमको फ्रिक्शन भी चाहिए उतना, ताकि तुमको रोटेशनल एसिलेशन उतना हो जाए, क्योंकि ए इक्वल टू आर अल्फा होना है तुमको, ये तो होना ही है किसी भी सूरत में। अगर ए बढ़ेगा, अगर ए बढ़ेगा तो तुमको अल्फा भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो रोलिंग, नहीं तो ये इक्वालिटी नहीं होगा ना जी, अनइक्वल हो जाएगा ना। अगर ए ग्रेटर देन आर अल्फा हो गया तब क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड स्लिपेज हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात? ए ग्रेटर देन आर अल्फा तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस केस में? देखो, ए ग्रेटर देन आर अल्फा हो जाएगा तो क्या होगा, ये आगे ससरेगा, यहां स्किड करेगा, करेगा ना। हाँ। वो फॉरवर्ड स्लिपेज जो मैंने बताया था तुम्हें। तो इतना तुम्हारा होना चाहिए, मिनिमम म्यू जो है इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। मिनिमम मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर रोलिंग ये है तुम्हारा, इससे कम होगा तो तुम्हारा स्लिपेज हो जाएगा, स्किड करेगा। सर वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है। हाँ, जब पूरे बॉडी का एक एक्सेलरेशन लेते हैं ना, देखो जब पूरे बॉडी का एक एक्सेलरेशन लेते हैं ना, तो वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जो है ना, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। ये किसी और, जब पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन लेते हो ना, तो ये एज्यूम होता है कि तुम उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिए हो। बाकी किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन लोगे तो वो ए और आर अल्फा का कॉम्बिनेशन होगा। समझ में आई बात? बाकी किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन लोगे तो वो क्या होगा, ए और आर अल्फा का वेक्टर एडिशन होगा, होगा ना जी। ए का, आर अल्फा का और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो सारा का तुम्हारा वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो ये चलो, मैं कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करने के लिए इसको एसी बोल देता हूं, ठीक है। कि अगर ए और अल्फा अलग अलग लूं तो समझ जाना कि ए जो है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। एसी एसी लिख दिया मैं, ठीक है। सी नहीं, इसको ओ बोल रहा हूं मैं, तो इसको चलो सी बोल देता हूं, सी, ठीक है। सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चल, तो रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एम जी साइन थीटा तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ना। हाँ हाँ तो सर फ्रिक्शन की वजह से रोलिंग हो रहा है। हाँ, फ्रिक्शन यहाँ पे सर लग रहा है। माइनस कैसे हो गया सर? आ? सर एक ट्रांसलेशन कर रहा है, एक रोटेशन कर रहा है, तो आपस में माइनस कैसे होगा? दोनों फोर्स है ना यार, एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है ना, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। बॉडी पे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। एक मिनट, तो कंफ्यूज कर रहा है। देखो, लो, ये बॉडी है, ठीक है। इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, F1, F2, F3,
F4 Fn। क्या करेगा तुम समेशन F, इसका मास है m। तुम क्या पढ़ा था, समेशन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पढ़ा था ना सेंटर ऑफ मास वाला हाँ चैप्टर। हाँ यही तो किया है मैंने वहां पे, यही तो किया है मैंने वहां पे। प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहा है आशीष। देखो ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं चल रहा है कि तुम लोग कितना मेहनत कर रहा है, बस मैं जितना पढ़ाता हूं उतना दिखता है उसमें, क्लास में दिखता है, उसके बाद भूल जाता है। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ग्रास्प नहीं कर पाओगे बाबू। 11 12 का फिजिक्स इतना मतलब आसान नहीं है। यही तो किया है मैंने यहाँ पे, जरा देखो तो। एक फोर्स इधर लग रहा है mg sin थीटा, एक फोर्स इधर लग रहा है f, तो वेक्टोरियली मैं क्या करूंगा, वेक्टोरियली जोड़ूंगा तो ये माइनस ही होगा ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन इसका उल्टा है, और ये एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ना जी। हाँ। समेशन f इक्वल टू m ACM, ये होता है ना। हाँ बोलो अनिशा, है कि नहीं, पढ़ाया है कि नहीं मैंने, पढ़ाया है सेंटर ऑफ मास में। हाँ सर। हाँ तो हर चैप्टर का यूज है ना हाँ जी। सर सर। बताओ अगर ये चीज तुम नहीं समझे हुए रहोगे तो ये समझ में आएगा, ऐसे ही मतलब जंप लगेगा। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, छोड़ दिए तो वो पॉइंट तुम्हारा वो समझने में तुमको दिक्कत होगा। वही तो किया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे किया है समेशन टाउ इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ मैंने क्या किया है, समेशन टाउ, अब पॉइंट कौन सा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिया है मैंने, दैट इज इक्वल टू आई सी अल्फा। यही लिखा है ना जी, दोनों न्यूटन्स लॉ ही है। ये न्यूटन्स लॉ फॉर मतलब सेकंड लॉ है, ये रोटेशनल वाला है ना, बोलो है कि नहीं। हाँ सर। सर mg sin थीटा से सर टॉर्क कैसे होगा? एम जी साइन थीटा से कहाँ टॉर्क आ रहा है तुमको, मैंने कहा एम जी साइन थीटा से टॉर्क लिया, देखो केवल एफ आर है ना, एम जी साइन थीटा का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है ये। किसका टॉर्क लिया है मैंने, देखो जरा ध्यान दो तो, या ध्यान दो किसका टॉर्क लिया है। बोला भी था मैंने उस समय कि केवल और केवल फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। ये लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग तुमको चला जाएगा, तुम घुमा के देखना वापस कि मैंने क्या बोला उसमें। उसमें मैंने बोला है कि एम जी साइन थीटा का टॉर्क नहीं होगा क्योंकि वो सेंटर मास से पास कर रहा है, नॉर्मल का टॉर्क नहीं होगा क्योंकि वो सेंटर मास से पास कर रहा है, एम जी कॉस थीटा का टॉर्क नहीं होगा क्योंकि वो सेंटर मास से पास कर रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शन का टॉर्क होगा। ये मैंने बोला है ना अनिशा। हाँ सर बोले थे। तब एकदम गौर से ध्यान दो, फिजिक्स मजाक नहीं है, मैं बोल रहा हूं। फिजिक्स जो है लोग हल्के में ले लेते हैं और उनको आता नहीं है, इसीलिए हर एक पॉइंट का यूज है। जो भी एक शब्द भी बोल रहा हूं ना तो उसका मीनिंग है, ठीक है। क्योंकि तुम अगर बुक में पढ़ोगे तो बुक में कितना चीज है, उतना चीज है, मैं उसको कॉन्साइज करके एकदम मतलब एक एक घंटे की मेरी क्लास होती है, 45 मिनट 50 मिनट की क्लास रहती है, उसमें मेरे को पूरा पढ़ाना होता है, तो मेरा एक एक वर्ड तो इंपॉर्टेंट होगा ही, नहीं तो मैं कवर कैसे कर पाऊंगा, कवर ही नहीं कर पाऊंगा सिलेबस, ठीक है। और ये मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मतलब रोटेशनल इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं जो भी लेक्चर अभी फिजिक्स में कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। इसको घुमा करके फिर से देख लेना, जितना बार देखोगे उतना बार नया नया चीज समझ में आएगा। जो मैंने बोल दिया है, जितना बार तुम प्रैक्टिस करोगे और इसको जितना बार देखोगे ना, उतना बार तुमको नया नया चीज समझ में आते रहेगा, ये तो मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूं कि तुम 2 साल तक भी देखते रहोगे ना, तो हर एक बार इस लेक्चर में तुमको कुछ नया चीज समझ में आएगा, जो मैंने बोला है उसका मीनिंग तुमको समझ में आएगा, क्योंकि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रास्प करोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ सर। आशीष समझ में आया, क्या करना है आगे, कैसे पढ़ना है, हाँ ये पूरा प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करेगा तब समझ में आएगा। समझ में आया स्वप्निल। हाँ सर। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। इफ accelerated
pure rolling is taking place on a stationary ground ओ स्टेशनरी का ये होगा, नहीं तो ये स्टेशनरी तो स्टेशनरी दुकान वाला हो जाएगा। देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन is always zero. Comment on this. बोलो, एसिलेटेड प्योर रोलिंग में अगर हो रहा है स्टेशनरी ग्राउंड पे, तो क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा जीरो होगा? स्वप्निल क्या होगा? नहीं। नहीं होगा जीरो। आशीष नहीं होगा। आयुष आयुष पता नहीं सर, आप ही बताइए। प्योर रोलिंग में क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कुछ वेलोसिटी होता है जी। स्टेशनरी ग्राउंड है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी रहेगा ये पॉइंट भी। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन यहीं लगता है, इसी पॉइंट पे लगता है, या तो इधर जिधर भी लगे। तो ये पॉइंट तो वीपी का तो वेलोसिटी हमेशा जीरो होगा ना जी। अरे ये क्या आ गया है यार, खत्म। इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो होगा ना। ये पॉइंट तो मोशन में है, ये नहीं है, ये पॉइंट में तो रेस्ट में है। फ्रिक्शन वर्क तभी करेगा जब स्किडिंग होगा, स्लिपेज होगा। फ्रिक्शन वर्क करता है तो होता क्या है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो एनर्जी निकाल लेता है, रगड़ करके एनर्जी हीट में कन्वर्ट करके निकाल देता है। तो फ्रिक्शन वर्क तभी करता है जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका मोशन हो रहा हो। पॉइंट पी तो रेस्ट में है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। F is always zero. As point P is at rest with respect to ground in pure rolling. डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं डाइजेस्ट हो रहा है ना? समझ। अब बोलेगा आशीष बोलेगा कि फ्रिक्शन तो इधर है और इसका इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ एक्स। मान लो इसका इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया है एक्स, मान लो ऐसा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कि मतलब इसका इधर नहीं, इधर करते हैं, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर करते हैं, इधर जो है ये इसका, इधर इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, तो फ्रिक्शन क्या वर्क करेगा आशीष? माइनस एफ एक्स। सही बोल रहा है आशीष। लेकिन फ्रिक्शन जो है केवल ट्रांसलेशनल वर्क ही नहीं करेगा, फ्रिक्शन रोटेशनल वर्क भी करेगा, और ट्रांसलेशनल वर्क और रोटेशनल वर्क जोड़ करके हो जाएगा जीरो। ठीक है,
ये तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर स्लिप नहीं कर रहा है, स्किड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा। तो प्योर रोलिंग में हमेशा वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो ही होगा। अब वो कैसे होगा देखो, आशीष का लॉजिक भी सही है, लेकिन वो अधूरा है, वो केवल ट्रांसलेशनल वर्क देख रहा है, रोटेशनल वर्क नहीं देख रहा है ना जी? हाँ सर। एक सेकेंड, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं तुमको, ये कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा, मतलब जो एसडीसी पांडे वगैरह में तो नहीं मिलेगा, उसमें सीधा लिख दिया है कि पॉइंट पी इज एट रेस्ट, इसीलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। जो कि एक हद तक सही है, लेकिन उसके पीछे उसको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अब मान लो कि इसका एक्सेलरेशन जो है ए इधर हो रहा है, इधर एक्सेलरेशन ए है, तो अब ये पॉइंट जो इधर आगे स्किड करने की कोशिश करेगा तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, लगेगा ना जी? बोलो हाँ कि ना? फ्रिक्शन इधर लग जाएगा और ये इसको ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है, और तुम्हारा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है। सेंटर ऑफ मास के इसके कारण जो आ जाएगा एसी इधर ट्रांसलेशन के कारण, और तुम्हारा अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसके कारण आर अल्फा इधर, और तुमको एसी इक्वल टू आर अल्फा होगा। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो वर्क मतलब ट्रांसलेशनल वर्क प्लस रोटेशनल वर्क होगा। ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ट्रांसलेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? अब मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर इसका डेल्टा एक्स, ठीक है, तो ट्रांसलेशनल वर्क क्या हो जाएगा? माइनस एफ डेल्टा एक्स। बोलो हाँ कि ना? बोलो होगा ना जी? हाँ। कि इसका मतलब फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो माइनस एफ डेल्टा एक्स होगा, है ना? हाँ सर। और अब इसका देखो, अब रोटेशनल वर्क क्या होगा? इस पे जो टॉर्क लग रहा है इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, ठीक है, क्या वर्क टॉर्क लग रहा है? एफ आर, एफ आर, और जो मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना जी? वो मान लो डेल्टा थीटा हो रहा है, मतलब इधर इधर जो ये पॉइंट घूम करके यहां आया, ये पॉइंट घूम करके यहां पे आ गया, तो ये डेल्टा एक्स इधर चला गया, तो एफ आर डेल्टा थीटा, ठीक है। अब एक चीज देखो, तुम्हारा क्या है, ए सी इक्वल टू आर अल्फा है, ए सी क्या है? ए सी इक्वल टू आर अल्फा है, और तुम्हारा वी सी इक्वल टू आर ओमेगा है, ये हमेशा है ना जी? है कि नहीं? बोलो। हाँ। हाँ सर। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो vc को टाइम के मतलब dt टाइम के लिए इंटीग्रेट कर दोगे, मान लो dt टाइम के लिए तुम मतलब सॉरी एक सेकेंड, इस तरह से इसको इंटीग्रेशन अभी मत रखो, ठीक है। vc इक्वल, क्योंकि हम डेल्टा एक्स लिए हैं, vc इक्वल टू तुम्हारा आर ओमेगा है, और अगर तुम डेल्टा टी टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो vc डेल्टा टी और ये आर ओमेगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा एक्स इधर गया है, डेल्टा टी टाइम में जो इसका ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स हुआ है, और एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा हुआ है। तो vc डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स होगा ना? बोलो। हाँ सर। और इधर क्या हो जाएगा? ये आर डेल्टा थीटा। अरे डेल्टा थीटा बोलो या डी थीटा बोलो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुम छोटा वर्क ले लो, लो लो लो, मैंने मतलब ये कर दिया, इसको डी एक्स कर दिया, इसको मैं डी थीटा कर दे रहा हूं, इंटीग्रेट भी करेगा तो वहीं पहुंचेगा, डी स्मॉल कर दिया मैंने, डी, ठीक है। अब क्या आ रहा है? आर डी थीटा जो है तुम्हारा डी एक्स के बराबर आ रहा है, यहां पे देखो,
ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये रिलेशन आ गया ना, ये क्या हो गया, माइनस एफ डी एक्स प्लस एफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है 0। समझा आशीष? हाँ सर क्लियर। क्लियर हो गया? ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब स्लिप नहीं करता है ना, तो तुम्हारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है 0 होता है। वो 0 इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसलेशनल वर्क और रोटेशनल वर्क जोड़ करके 0 हो जाता है। समझ रहा है ना? क्योंकि तुम्हारा ट्रांसलेशनल वर्क क्या होगा, ट्रांसलेशनल वर्क कभी भी क्या होता है, एफ डी एक्स, और रोटेशनल वर्क क्या होता है, डी लगा दिए, टाउ डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा, है ना? यही ना किया मैंने, यही ना किया जी? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया स्वप्निल? स्वप्निल, हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि उतना लेवल तक जो भी मार्केट में लेक्चर फ्लोट कर रहे हैं वो उतना लेवल तक पढ़ते नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए तुम्हारा एक्चुअली होता क्या है कि जब तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब स्किड नहीं करता है ना, तो वही होता है, ट्रांसलेशनल वर्क और रोटेशनल वर्क जोड़ करके 0 हो जाता है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है 0 होता है। तुम डायरेक्टली ऐसे समझो या ऐसे समझो। ठीक है? आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस क्लास। ठीक है? इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अनुभव समझ में आया? अनुभव हाँ समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो अब मेरा बचा एंगुलर इंपल्स और टॉपलिंग। एक और सवाल करूंगा मैं। तो ये बात मैंने ये कमेंट कर दिया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0, है ना? अब वो 0 क्यों हुआ? क्योंकि वर्क डन बाय ट्रांसलेशन प्लस वर्क डन बाय रोटेशन जो है 0 हो जाता है जोड़ करके। इस पे कमेंट भी हो गया, है ना जी? तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है? क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है और मैं 10 मिनट बाद फिर से लिंक भेजूंगा, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो बीच में कट जाएगा और थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे एक बार टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद मैं फिर से लिंक भेजूंगा, तुम लोग को भी 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। अगला क्या करेगा? अभी फिजिक्स ही कंटिन्यू करें या मैथ्स करेगा? बोलो। सर आप एक बार रूटीन बता दीजिए ना, मतलब किसी दिन भी मैथ फिजिक्स लेते समझ में नहीं आता कौन सा रूटीन है।